औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर की बात करेंगे कि गुज़िश्ता लेक्चर हमारा क्या था। गुज़िश्ता लेक्चर जो हमारा था वो भी हमारा उर्दू बी का ही था। उर्दू बी की हमने कहानी की थी। उसमें कहानी हमने की थी जैसी करनी वैसी भरनी। आज हम जो करने जा रहे हैं, आज भी उर्दू बी का है, आज भी कहानी नवीसी है जो कि उन्वान है हमारा सच का इनाम। अच्छा, आज की कहानी शुरू करने से पहले बेटे आपको बताऊंगी थोड़ा सा फ़र्क। जैसे मैंने पहले भी आपको कल जो मैंने आपको एक वीडियो सेंड की जिसमें पहले मैंने तफसीलन कहानी नवीसी के बारे में बताया कि कहानी होती क्या है, किस तरह लिखी जाती है, किन किन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए कहानी तहरीर करते हैं, और उसके अलावा कहानी की इकसाम कौन सी होती है वो सब मैंने तफसीलन बताया। फिर से एक दफ़ा ज़िक्र करते चले कि कहानी जो होती है, कहानी के असल में 3 हिस्से हैं। एक तो उसका आगाज़, उसका वस्त और उसका इख्तिताम, जिसको उसका प्लाट कहा जाता है। कहानी का आगाज़ जो है वो जिसमें हम बिल्कुल ज़िक्र करते हैं कि कहानी में किरदार कौन सा है और उसका रहने की जगह कौन सी। जैसे किरदार अगर कोई जानवर परिंदे होंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनकी रिहाइश वो दरख्त या कोई नदी का किनारा या कोई जंगल, ठीक है, इस तरह की जगह होंगी। ये आगाज़ में ज़िक्र कर दिया जाता है। इसी तरह अगर कोई इंसान है तो उसमें अगर कोई गरीब है, कोई किसान है या कोई ऐसा है जो जिसमें हम गाँव की किसी चीज़ की ज़िक्र आगे करने जा रहे हैं तो उसकी रिहाइश हम फिर गाँव की लिखेंगे कि वो एक गाँव में रहता है। जैसे किसान वगैरह है वो गाँव में ज़िक्र करेंगे कि वो गाँव में रहता था। इसी तरह हम जो है हमारी कहानी में किस चीज़ का ज़िक्र होने वाला है, अगर जैसे हमने प्यासा कौवा की है तो उसमें परिंदे का ज़िक्र के साथ साथ पानी का ज़िक्र है, तो फिर हम कोई वैसी जगह लिखेंगे कि उसको पानी कहाँ मिला वो जगह लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर कोई अमीर शख्स है तो फिर हम उसका लिखेंगे कि वो एक क्या काम करता है या वो कहाँ रहता है। तो हम किरदार की मुनासबत से किरदार को ज़हन में रखते हुए उसकी रिहाइश जो है, उसकी रहने की जगह है जो वो लिखेंगे। तो आगाज़ में ये 2 चीज़ें लिख दी जाती हैं। आगाज़ जो है वो इसी से कर दिया जाता है कि किरदार कौन सा और वो रहता कहाँ है या कैसी हालत में। जो असल कहानी शुरू होती है वो वस्त पे, हमारे वस्त में, यानी आगाज़ से बिल्कुल जब हम वस्त में जाते हैं बिल्कुल दरमियान, और वो दरमियान जो है कहानी का वो बिल्कुल उस कहानी का उरूज होता है। यानी वो असल कहानी जो होती है वो वस्त है, यानी जब कहानी बिल्कुल अरूज पर होती है, जहाँ हम असल वाक़ये को बयान करते हैं, जहाँ हम असल वाक़या जो है बयान करते हुए फिर एकदम हम नीचे आते हैं इख्तिताम पर, जो कहानी का अंजाम होता है। और फिर कहानी का अंजाम को, इख्तिताम को मद्देनज़र रखते हुए हम फिर उसी इख्तिताम से एक नतीजा अख़ज़ करते हैं, ठीक है। अब आ जाएं अगर इसके इक़साम पर, उन्वान और नतीजा की बात यहाँ पर जैसे हुई है, तो कहानी की जो इक़साम है वो 4 हैं। 4 किस्म की कहानी होती है। पहली होती है जिसमें आपको इशारात या खाका दे दिया गया होता है कि खाके की मदद से या इशारात की मदद से कहानी लिखें, जिसमें कहानी का जो है अंदर से कुछ जुमले आपको दिए गए होते हैं और बाकी नामुकम्मल खाली जगह छोड़ी गई होती है कि खाके की मदद से इस कहानी को मुकम्मल करते हुए लिखें। दूसरी किस्म होती है कि आपको उन्वान दे दिया गया होता है कि इस उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब कहानी लिखें और इसका नतीजा खुद अख़ज़ करें। उस सूरत में हमने क्या करना होता है, जब नतीजा खुद अख़ज़ करना है तो कहानी का जो इख्तिताम हुआ है, कहानी के इख्तिताम में जो बात हुई है, जहाँ पर कहानी को हमने ख़त्म किया है, जो वाक़ये का निचोड़ था, जहाँ पर वाक़या ख़त्म हुआ है, तो उसी से फिर हम नतीजा निकालते हैं। वही असल नतीजा होता है कहानी का, ठीक है। और फिर तीसरी किस्म होती है जब हमें नतीजा दे दिया गया होता है कि इस नतीजे के तहत एक कहानी लिखें और इसका उन्वान जो है वो आप खुद लिखेंगे। तो उस सूरत में क्या होता है कि वो नतीजा हमने कहानी लिखते हुए नतीजा आखिर में लिखना होता है, लेकिन उसका उन्वान जब हमने खुद लिखना है तो उन्वान कैसे लिखा जाता है। उन्वान हमेशा जो कहानी के किरदार होते हैं उनको ज़हन में रखते हुए उन्हीं किरदार पर उन्वान लिख दिया जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि हमें कहानी दी गई है, नतीजा में दे दिया गया कि लालच बुरी बला है, इस पर कहानी लिखें। तो अगर हम लालची कुत्ता वाली लिख रहे हैं कि एक कुत्ता था, वो बहुत भूखा था खाने की तलाश में, तो इसमें
کردار کون سا ہے؟ کتا ہے، اور وہ کتے کی جو پوری کہانی ہے اس میں وہ کیا ہے؟ اس کی لالچ پر ہے۔ تو پھر عنوان میں ہم کیا لکھ دیں گے؟ اسی کردار کو لکھ دیں گے، لالچی کتا اس کا عنوان بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ انہوں نے جو ہمیں دیا ہوا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، وہ ہم کہانی کے آخر میں لکھیں گے۔ یہ ہو گئی تیسری قسم کے عنوان جو ہے نتیجہ دے دیا گیا ہے اس کے تحت کہانی لکھنا۔ اب چوتھی قسم ہوتی ہے تصویری کہانی، یعنی ہمیں تصاویر دے دی گئی ہیں، ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک کہانی لکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی کہانی کی 4 قسمیں۔ اب یہاں پر دیکھیں تو ہمارا جو عنوان ہے، آج جو ہم نے کہانی لکھنی ہے، سب سے پہلے اردو بے کی کاپی پر حاشیہ لگائیں گے، تاریخ، جماعت کا کام، دن لکھیں گے، اور عنوان کہانی نویسی، ذیلی عنوان سچ کا انعام۔ سچ کا انعام جو ہے وہ ہمارا عنوان ہے۔ سچ کے انعام پر ہم نے ایک کہانی لکھنی ہے جس کا نتیجہ ہم نے خود اخذ کرنا ہے۔ سچ کا انعام، اب سچ کا انعام سے بہت سے بچوں نے فوراً یہ سوچ لیا ہوگا کہ اس میں تو کہانی آئے گی شیخ عبد القادر جیلانی والی، شیخ عبد القادر جیلانی نے تو سچ بولا تھا، یہ وہی کہانی ہے۔ اکثر بیٹا آپ اسی طرح کرتے ہیں کہ آپ اپنا جیسے ہی پرچہ سامنے آتا ہے آپ عنوان پڑھتے ہیں، آپ نے عنوان پڑھا، آپ نے اس عنوان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، آپ فوراً سے قلم اٹھاتے اور آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں نے صرف پڑھا، سچ پڑھا، بس آگے اس کو پورا تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ سچ کا انعام کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر صرف سچ کی بات نہیں ہو رہی، صرف آپ سچ پڑھتے ہیں، سچ پڑھتے ہی قلم اٹھایا اور دڑا دڑ شروع ہو گئے کیا لکھنا کہ ایک دفعہ کیا ذکر ہے کہ ایک بچہ جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی تھا، وہ ایک قافلے کے ساتھ تعلیم کی غرض سے گئے، اس قافلے کے ساتھ کسی دوسرے ملک جا رہے تھے۔ اس قافلے کے ساتھ جانے سے پہلے ان کی والدہ نے ان کی قمیص میں 40 اشرفیاں سلائی کر دی کہ راستے میں کسی بھی وقت ضرورت پڑنے پر ان کو استعمال کر لینا، اور راستے میں وہ قافلہ جا ہی رہا تھا کہ ان کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور ڈاکوؤں نے ہر کسی سے ان کا سامان جو ہے وہ چھین لیا۔ اور جب اس بچے کے پاس 2 ڈاکو پہنچے، پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو انہوں نے سچ بتا دیا کہ میری قمیص میں 40 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو پھر انہوں نے کیا بولا کہ ہاں واقعی میرے پاس 40 اشرفیاں جو کہ میری قمیض میں سلائی کی ہوئی ہیں میری والدہ نے۔ تو وہ اپنے سردار کے پاس ان کو لے گئے، اور سردار کے پوچھنے پر انہوں نے پھر بتایا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ میری قمیض میں 40 اشرفیاں میری والدہ نے قافلے کے ساتھ آنے سے پہلے سلائی کی تھی۔ جب وہ سلائی کو کھول کر دیکھتے ہیں تو واقعی 40 اشرفیاں ان کو ملتی ہیں، اور وہ سردار حیران ہو جاتا ہے کہ تم اپنی یہ اشرفیاں ہمیں جھوٹ بول کر بچا بھی سکتے تھے، لیکن تم نے سچ کیوں بولا؟ تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر ڈاکو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اپنی ماں کی نصیحت پر اتنا عمل کر رہا ہے، اور ہم اپنے پیدا کرنے والے خدا سے نہیں ڈرتے، ہم اس کے بتائے حکم پر نہیں چلتے، ہم ڈاکے ڈالتے ہیں اور ہم چوری کرتے ہیں، جبکہ اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ اور وہ اس بچے کی اس بات سے شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے، سب کا سامان ان کو واپس کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا ہے؟ یہاں پر سچ کی جیت ہوئی ہے۔ یہاں پر اس سچ کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ چوری اور جو ہے ڈکیتیاں وہ چھوڑ دی اور اللہ کی راہ پر آ گئے، اور سچ کی اس طرح جیت ہوئی۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے سچ کا انعام کی۔ تو اس چیز کو تو دیکھیں، پہلے لکھنے سے پہلے آپ تو صرف سچ پڑھا اور آپ شیخ عبد القادر جیلانی والی کہانی لکھ گئے، ہے تو وہ سچ پر ہے تو وہ سچ کی ہے، لیکن اس میں سچ کی جیت کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں عنوان ہوگا سچ کی جیت، یا اس میں یہی عنوان دیا جائے گا یا سچ کی عظمت یا سچ کی جیت پر کہانی تحریر کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، یا سچ میں بہت سچ کی جو ہے سچ میں بہت برکت اور عظمت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر سچ کے انعام کی بات ہو رہی کہ اب اس عنوان سے دیکھیے آپ کو کیا ذہن میں آ رہا ہے کہ سچ بولنے پر انعام ملا۔ تو سچ بولنے پر انعام میں کہانی آئے گی جہاں پر لکڑہارا جو ہے وہ کردار ہے، لکڑہارا ہے، وہ لکڑہارا لکڑیاں کاٹ کر پیٹ پالتا ہے۔ اگر وہ لکڑیاں کاٹتا ہے تو پھر اس میں ہم کہاں کا ذکر کریں گے کہ کسی گاؤں میں ہے، اور اس کا اگر کلہاڑا گر رہا ہے دریا میں تو ہم دریا کا بھی ذکر کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ پھر ہم وہ درختوں کا ذکر کریں گے کہ وہ درخت دریا کے کنارے ہیں جہاں پر وہ لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا کلہاڑا لکڑیاں کاٹتے ہوئے ایک دن دریا میں گر جاتا ہے، وہاں پر پھر ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے جو کہ اس کی مدد کے لیے
बार बार गोते लगाकर कुल्हाड़े लेकर आता है। पहले सोने का लेकर आता है, जिसको लेने से ये लकड़हारा जो है इनकार कर देता है। फिर चांदी वाले को भी लेने से इनकार कर देता है। फिर जब तीसरी दफ़ा वो लोहे का लेकर नमूदार होता है तो ये फ़ौरन से खुशी से बोलता है कि हाँ यही मेरा कुल्हाड़ा है। तो वो फरिश्ता इनकी सच्चाई की वजह से फिर तीनों कुल्हाड़े इनको इनाम के तौर पर दे देता है। तो सच का इनाम में जो कहानी आएगी वो आएगी लकड़हारे वाली, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो पढ़ते हैं कहानी कौन सी है। ये बताने का मकसद ये था कि हमेशा बेटा उन्वान पढ़ के पहले उसको कम से कम 1 मिनट के लिए सोचा करें। सच में आने वाली 2 कहानियाँ, एक जो है वो सच की जीत है, जबकि सच का इनाम में बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। तो कहानी लिखने से पहले कम से कम उसको 1 मिनट के लिए लाजमी सोचा करें कि इस उन्वान में कौन सी कहानी मुनासिब है। अगर आप वो पढ़ें पूरी स्टेटमेंट, जो पूरा सवाल लिखा होता है पर्चा में, तो उसमें लिखा होता है दिए गए उन्वान या दिए गए नतीजा के मुताबिक मुनासिब कहानी तहरीर करें। तो उसका मकसद यही होता है कि उसको पढ़ते हुए उससे मिलती जुलती कोई दूसरी कहानी ना लिख दें, बल्कि जो मुनासिब कहानी है वो तहरीर करें। ठीक है। फिर बच्चे क्या कहते हैं कि हमने तो सच वाली ही कहानी लिखी थी, हमारे नंबर कैसे कट गए। नंबर तो कट गए जब आपने उससे मुतल्लिका ही कहानी लिखी ही नहीं है। ठीक है। तो समझ के उन्वान को समझना जो है वो असल जवाब है कहानी आपके सवाल का। आप सवाल को समझ गए हैं तो समझे आप नंबर ले गए हैं। सवाल समझे बिना ही लिख गए हैं तो उस लिखे में आप 0 हैं। ठीक है। हमेशा सवाल को समझा करें, मतलब आप पास ही पास हैं उस सवाल में। जी, तो यहाँ पर कहानी जो लिखी, कहानी लिखते हुए हमेशा पहली सतह पर ग्रामिकल जगह छोड़ते हुए शुरू करते हैं। और कहानी हमेशा इस तरह शुरू की जाती है कि पुराने वक्तों की बात थी या एक दफ़ा का जिक्र है। बाद में मुकम्मल कहानी जो है माजी के ज़मरे में लिखी जाती है। माजी का ज़माना जो है उसका इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है। और जहाँ पर भी कोई कही हुई बात पूछी, कही, सोची आए, वहाँ पर राब्ते की अलामत का इस्तेमाल करते हुए उस कही, पूछी, बताई बात को वावैन में लिखा जाता है। इसमें रमूज़ अकाफ़ के अलग से नंबर, उस 10 नंबर में 2 या 1 नंबर रमूज़ अकाफ़ का होता है। रमूज़ अकाफ़ का इस्तेमाल इसमें लाजमन है। ठीक है। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका गांव दरिया के करीब ही था। वो रोज़ाना दरिया के किनारे जाता। ये सख्ता की अलामत है क्योंकि हम 2 बातों को जोड़ रहे हैं। वो रोज़ाना दरिया के किनारे जाता, दरख्तों की लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। एक दिन वो एक दरख्त पर चढ़ा लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक उसका कुल्हाड़ा उसके हाथ से छूटकर दरिया में गिर गया। वो दरख्त से नीचे उतरा और दरिया के किनारे बैठकर रोने लगा, क्योंकि वो बहुत गरीब था और नया कुल्हाड़ा ख़रीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसे इस बात का दुख था कि अब वो लकड़ियाँ कैसे काटेगा और कैसे रोज़ी कमाएगा। अचानक एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ। नमूदार का मायने होता है ज़ाहिर होना, नज़र आना। और लकड़हारे से पूछने लगा कि, अब वो पूछने लगा है जो वो हम किस में लिखेंगे, वावैन में लिखेंगे और राब्ते की अलामत लगाएंगे पहले। तुम क्यों रो रहे हो? अब ये सवाल किया है तो सवालिया निशान लगाएंगे आखिर में। लकड़हारे ने तमाम वाक़या बयान किया। फरिश्ते ने लकड़हारे को तसल्ली दी और कहा, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा दरिया से निकाल देता हूँ। ये कहकर फरिश्ते ने दरिया में गोता लगाया और सोने का एक कुल्हाड़ा निकाल लाया। लकड़हारे ने देखा तो कहने लगा, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो लोहे का है। फरिश्ते ने दोबारा गोता लगाया और चांदी का कुल्हाड़ा निकाल लाया, मगर लकड़हारे ने इसे लेने से भी इनकार कर दिया कि ये मेरा नहीं है। तीसरी बार फरिश्ते ने फिर गोता लगाया और अब उसके हाथ में लोहे का कुल्हाड़ा था। लकड़हारे ने यह कुल्हाड़ा देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसने कहा, यही मेरा कुल्हाड़ा है। उसने फरिश्ते का शुक्रिया अदा किया। फरिश्ते ने लकड़हारे की यह ईमानदारी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी के दोनों कुल्हाड़े भी इनाम के तौर पर उसे दे दिए। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि फरिश्ता लकड़हारे के सच बोलने से बहुत मुतासिर हुआ या उसकी सच्चाई से बहुत खुश हुआ और उसने उसके सच बोलने की वजह से सोने और चांदी के दोनों कुल्हाड़े भी उसको इनाम के तौर पर दे दिए। नतीजा, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। हमेशा सच बोलो। तीसरा क्या है? सच की बरकत। तो ये कहानी आप इसी तरह अपनी कॉपी पर लिखेंगे और इसको आप याद भी करेंगे। और इसके साथ आप जो दूसरा काम करेंगे वो हम हमारी इंशा पर्दाजी से करेंगे। इंशा पर्दाजी पर सफ़ा नंबर
65 अगर आप देखें, सफ़ा नंबर 65 पर है मुहावरात का इस्तेमाल। मुहावरात हम पहले भी अपने उर्दू अलिफ़ में जो हमने हर सबक की मश्क की है, तकरीबन हर सबक में ये इस्तेमाल हुए हैं। और मुहावरात मैं आपको बार बार पहले भी बता चुकी हूँ क्या होते हैं। मुहावरात, वो मुहावरा उसको कहा जाता है जो कि हम अपनी रोज़मर्रा या अपनी रवां ज़बान से हट कर, यानी ऐसे जुमला या ऐसा अल्फाज का मजमूआ, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो कि अपने हकीकी मायनों में ना हो बल्कि गैर हकीकी मायनों में लिखा गया हो, यानी जिसका मायने हमको समझना पड़े, हमें उसका मायने तलाश करना पड़े, वो अपने असल मायने में ना लिखा गया हो, उसको कहा जाता है मुहावरा। मुहावरात मुहावरा की जमा है। मुहावरा होता है जो हमारी रोज़मर्रा यानी आम बोल चाल जो हमारी है, जो रोज़मर्रा हम ज़ुबान बोलते हैं, उससे हटकर यानी अपने हकीकी मायनों में ना हो और उसके मायने हमें समझने पड़े, लेकिन वो अपने आप में एक मायने ज़रूर रखता है, लेकिन लिखा वो गैर हकीकी मायनों में जाता है। तो यहाँ पर आज हम जो मुहावरात करेंगे वो हम पहले 9 मुहावरात करेंगे। पहला है आब आब होना, जिसका मायने है शर्मिंदा होना, और फिर आगे उसका इस्तेमाल बताया गया कि वह जुमले में किस तरह इस्तेमाल होगा। आब आब होना का मायने है शर्मिंदा होना। दूसरा है आपे से बाहर होना, बेहद गुस्सा आना। 8 आंसू रोना, बहुत रोना। आड़े आना, मदद करना। आग बगोला होना, तैश में आना या बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आंखें दिखाना, और माजरत आंखें दिखाना है ये। आंखें दिखाना, धमकाना, जब हम किसी को आंखें दिखा कर डरा रहे होते हैं। आंखें दिखाना इसका मायने है धमकाना। आंखों पर बिठाना, बहुत ज़्यादा इज्जत करना। आंख लगना, सो जाना। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना। तो ये आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 नहीं 10 आज हम मुहावरे करेंगे। ये इनका इस्तेमाल सामने लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इनको आपने लिखना नहीं है, ठीक है, इनको सिर्फ आपने याद करना है। मैंने आपको बता दिया मुहावरा क्या होता है। यहाँ पर जो 10 मुहावरात है पहले उनके मायने मैंने बता दिया आपको, और उनके आपने ये जो जुमले हैं ये भी याद करने और मायने भी याद करने हैं। ये कहानी आप लिखेंगे उर्दू बे की कापी पर और याद करेंगे। उसके साथ साथ इंशा परदाजी के सफ़ा 65 से जो पहले 10 मुहावरात हैं उनको आप उनके मायने और इस्तेमाल के साथ याद करेंगे। ठीक है बेटे।